हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे थे जो कि क्या है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का क्या मतलब था, जिसमें न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है। तो हमने ये देखा वो कितने टाइम में इंड हो जाएंगे, या उनका हाफ लाइफ क्या होगा, या उनकी एक्टिविटी क्या होगी किसी टाइम पे। और उसका हमने एप्लीकेशन पार्ट भी देखा, जहाँ पे हमने देखा था कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग। कार्बन डेटिंग से हम लोग किसी भी लिविंग बीइंग जो थे लास्ट टाइम कब उनकी डेथ हुई थी, या उस समय से कितना पहले वो ज़िंदा थे, ये पता करते हैं। और यूरेनियम डेटिंग में हम लोग किसी भी रॉक्स का एज पता करते हैं ना, कितने साल पहले उसका फॉर्मेशन हुआ था। तो अब देखो, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ना। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के बारे में हमें पता है क्या होता है, बताओ। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच क्या होगा, रिपल्सन, है ना। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सन होगा, तो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस को अनस्टेबल होना चाहिए। या ऐसा बोल सकते हो, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को धकेल के न्यूक्लियस से बाहर आ जाना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं। तो यहाँ पे होता क्या, एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स, एक्चुअली यही क्या होते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इसको बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस को होल्ड करके रखता है ना, ऑल्दो रिपल्सन होने का कारण। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, उसमें 3 पार्टिकल्स होते हैं। क्या, पाई मेजॉन्स जिसको बोलते हैं ना। ये क्या होता है, पाई मेजॉन्स 3 पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। एक पाई पॉजिटिव, पाई निगेटिव, और एक होता है तीसरा पार्टिकल जो कि होता है न्यूट्रल। ओके, क्योंकि न्यूट्रॉन भी क्या है, न्यूट्रल है। तो ये जो पॉजिटिव, निगेटिव और तीसरा न्यूट्रल, ठीक है, पार्टिकल्स हैं, इन्हीं के कारण क्या होता है, न्यूक्लियस स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस वाले जो होते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए, है ना। यानी कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इसको लिख दो, फॉर द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, और जो पाई नॉट है या पाई न्यूट्रल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये होता है न्यूट्रल मेजॉन्स जिसको बोलते हैं हम लोग। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर मेजॉन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई मेजॉन्स। यानी वो क्या होते हैं, प्लस माइनस और तीसरा न्यूट्रल। और ये जो है R0 न्यूट्रल वाले, न्यूट्रल मेजॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखो, ये अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम। और हमने पढ़ा है जो चार्ज के फोर्स होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं, R²। तो R जितना कम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही ज़्यादा होगा। और तुम्हें पता होगा न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है ना, 10⁻⁻15 मीटर। ओके, इसलिए क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण भी ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बाइंड होते हैं या बचे होते हैं। ठीक है, तो बस इन सब पॉइंट को मेंशन करता हूँ यहाँ पे। पहला पॉइंट देखो, इनसाइड द न्यूक्लियस रिपल्सन बिटवीन लाइक पार्टिकल्स, यानी कि लाइक पार्टिकल्स करने का मतलब क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन, है ना। रिपल्सन होने इसी के बीच होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो रिपल्सन होता है इनके बीच, इज ओवरकम बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ओवरकम बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर के आसपास क्या होता है, डिस्टेंस होता है, इसके कारण। ओके, इसलिए क्या होता है,
ये जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल होता है। ओके, तो अब इसमें सेकेंड पॉइंट देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, यानी कि जितने इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे प्रोटॉन, उनके बेसिस पे इनकी स्टेबिलिटी होगी। ओके, तो देखेंगे अभी इसके आगे हम। तो देखो इसमें अगला पॉइंट है, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड, मतलब ऐसा देखा गया है ना, दैट फॉर एवरी nuclei there is a fixed n/p ratio for stability, मतलब n/p रेशियो की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, है ना। n/p का जो रेशियो होगा फिक्स्ड होगा, जिसके कारण क्या होगा, न्यूक्लियस स्टेबल होगा। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ इट्स n/p रेशियो इज ग्रेटर और लेस देन द, मतलब उस फिक्स्ड n/p रेशियो से ना ही ज़्यादा और ना ही कम, और अगर जो उससे ज़्यादा या कम हुआ देन द स्टेबिलिटी रेशियो, मतलब उस स्टेबिलिटी रेशियो से ज़्यादा और कम हुआ तो द न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल। ओके, द न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल, कहने का मतलब जो फिक्स्ड स्टेबिलिटी वाला रेशियो है n/p की वैल्यू, उससे अगर जो किसी न्यूक्लियस का n/p रेशियो ज़्यादा या कम हुआ तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। ओके, एंड इन बोथ केस, मतलब ज़्यादा और कम दोनों में, एंड विल बी रेडियो एक्टिव। ओके, तो n/p रेशियो जनरली क्वेश्चन में मेंशन होगा आपको, है ना, कि ये स्टेबिलिटी वाला जोन है या स्टेबिलिटी वाला रेशियो है, गिवन होगा, इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन। ओके, तो ये अब देखो हम लोग ग्राफ से देख रहे हैं स्टेबिलिटी n/p रेशियो का। तो ये वाला जो फर्स्ट लाइन है ये क्या है, 20 और 20 नंबर ऑफ प्रोटॉन और 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पे मेंशन करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इस वाले डायरेक्शन में है, और ऊपर वाले डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, 20 पे क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, और 20 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन ऐसा बढ़ाते जाओ आगे तक, तो ये वाला क्या है, 1 है। और ये जो ग्राफ है इसका कुछ इस टाइप से आता है ना, 20 के बाद धीरे धीरे n/p रेशियो की वैल्यू क्या होती है, बढ़ते जाती है। तो ये कुछ इस टाइप से बनता है। इसको ग्राफ को आपको बस ध्यान में रखना है, ऐसा याद नहीं रखना है, क्योंकि इस पर वैल्यूज मेंशन नहीं है। याद क्या रखना है हमें, या ध्यान में क्या रखना है हमें मोस्टली, वो मैं अभी आगे लिखूँगा। तो ये वाला जो जोन बन रहा है ना, ये क्या है, स्टेबिलिटी वाला जोन है। ओके, तो इस वाले n/p रेशियो में जो भी न्यूक्लियस या जो भी एटम का n/p रेशियो यहाँ पे फॉल करेगा वो स्टेबल न्यूक्लियस होगा, यानी वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा, उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा। और ये वाला n/p 1 के लिए है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेबल नहीं, न्यूक्लियर नहीं, स्टेबल क्या है, ये जोन है। ठीक है, इसको न्यूक्लियर नहीं, जोन, स्टेबल जोन, और इसके अंदर जो फॉल करेगा वो स्टेबल न्यूक्लियर होगा। ओके, और इसके जो भी लेफ्ट राइट में जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल न्यूक्लियर। ठीक है, दोनों इस साइड क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल, ज़्यादा भी और कम वाले भी उसे। ओके, यही तो लिखा था ऊपर, पॉइंट मेंशन किया था। तो सपोज हम लोगों ने मान लिया कि 1.1 है किसी n/p की रेशियो, और वो क्या कर रहा है, इस स्टेबल जोन में आ रहा है। तो स्टेबल जोन में आ रहा है तो न्यूक्लियस क्या होगा, ऑब्वियस है वो स्टेबल होगा, है ना, स्टेबल न्यूक्लियर, यानी वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा। ओके, तो जैसे कैल्शियम के लिए अगर जो हम लोग देखें यहाँ पे,
तो कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 20, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 हो गया, तो वो भी कितना हो जाएगा 40 होता है टोटल, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा 20, तो 20/20 क्या हो जाएगा 1। मरकरी का भाई देखें तो ये 80 और ये 200 अप्रोक्सीमेटली, अगर जो निकालें तो 120 80 अपॉन, तो ये आ जाएगा क्या अप्रोक्सीमेटली 1.5। ठीक है, तो अगर जो 1.5 इस वाले जोन में लाई करता है तो वो स्टेबल होगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे N/P रेशियो जो है वो अप टू एटॉमिक नंबर, सर्टेन एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, एक रेंज में आना चाहिए, या बोल सकते हो एक वैल्यू के आसपास आना चाहिए, तो वो स्टेबल होगा। ठीक है, N/P रेशियो फॉर स्टेबिलिटी। तो अगर जो हम लोग 20 की बात करें, है ना, अप टू 20, तो N/P रेशियो क्या होगा अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास। ठीक है, ये 20 है एक्चुअली, और अगर जो 30 यानी 20 to 30 के बीच की बात करें तो ये क्या होगा 1.15 के आसपास है ना, एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे। और अगर जो 240 की बात करें यानी 30 to 40 की, तो ये 1.25। ठीक है, और ये जो आएगा 1.4। ओके, अप्रॉक्स में। और 60 की बात करें तो ये कितना आएगा 1.5। ठीक है, याद रख सकते हो 10 बड़ा 15 बड़ा 10 बड़ा फिर 15 बड़ा। और जेड के लिए ये सीधा 1.33 आता है। जेड इक्वल्स टू 80 मतलब 60 to 80 के लिए अप्रॉक्स में ये भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इन वैल्यू को देखो थोड़ा याद रखना, ये स्टेबल जोन को बताते हैं। ओके, तो अगर जो हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा N/P रेशियो जो ज़्यादा होता है किसका, तो वो है बिस्मथ। ठीक है, अगर जो इसका N/P रेशियो निकालें हम लोग तो अप्रॉक्सीमेटली इसका होता है 1.52। ओके, यानी वो N/P रेशियो जिसका सबसे ज़्यादा है और वो स्टेबल भी है। ओके, स्टेबल न्यूक्लियर विथ मैक्सिमम N/P रेशियो। याद रखना कौन सा है ये, बिस्मथ। ओके, क्लियर है ये, याद रख लोगे इसको। तो फिर एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए जिसका आंसर तुम्हें देना है कि द N/P required for stability is greater than 1 for heavier elements. Why? Greater than 1 for heavier elements. Why? सोचो आप लोग तब तक, जब तक मैं लिख रहा हूँ क्या होगा आंसर इसका, तो पता चल गया आपको। ठीक है, तो देखो आंसर फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फॉर हैवियर एलिमेंट्स विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा वो भी बढ़ेगा, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच क्या होगा रिपल्सन ज़्यादा होगा। इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज इन द न्यूक्लियस। ठीक है, और प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है तो क्या होगा रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, तो उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन इंक्रीजेज, और इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या होना पड़ेगा ज़्यादा। ओके, तो बस यही आंसर है, टू ओवरकम दिस रिपल्सन मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, to overcome this repulsion more number of neutrons are required। ठीक है, द N/P रेशियो बिकम्स, इसीलिए क्या हो जाता है ग्रेटर देन 1। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।